हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लुसेंट के बुक का टॉपिक है मगध राज्य का उत्कर्ष, उसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो ये क्लास 6 है। इससे पहले की वीडियोस भी हैं जो जिसमें लुसेंट के आगे पहले के टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो इसमें हम मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध राज्य के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो थे वो थे बृहदत्त, जिनके पुत्र थे जरासंध, और इनकी राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह। इसके बारे में हमें बस इतनी ही जानकारी मिलती है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है पुराणों में, और महाभारत रामायण सब में, इन सब में इतनी ही जानकारी हमें मिलती है इसके बारे में। उसके बाद आते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश में इसके संस्थापक जो थे वो थे बिंबिसार, जो कि मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे थे और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने करीब 52 वर्षों तक शासन किया और इनकी राजधानी थी राजगृह, जिसका निर्माण इन्होंने किया था। और साम्राज्य का विस्तार किस तरह से किया? इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशला से विवाह करके, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से विवाह करके, मध्य देश आधुनिक जो पंजाब कहते हैं जिसे, उसकी राजकुमारी क्षेमा से शादी करके इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। और इनकी हत्या जो है वो उनके पुत्र ने ही कर दी, अजातशत्रु ने। तब अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। अजातशत्रु थे, ये 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। इनका उपनाम कुणिक भी क्या है, और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त करी थी। किसकी मदद से? अपने मंत्री, सुयोग्य मंत्री वर्षकार की मदद से इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त करी थी। इन्होंने करीब 32 वर्षों तक शासन किया और इनकी हत्या इनके पुत्र उदयन ने कर दी। तो सबसे पहले संस्थापक कौन थे हर्यक वंश के? बिंबिसार थे, और उन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद इनके पुत्र आए, उनके पुत्र ने उनकी हत्या कर दी। फिर उन्होंने शासन किया अजातशत्रु ने। फिर इनके पुत्र ने इनकी हत्या कर दी उदयन ने। अब उदयन ने शासन किया 461 ईसा पूर्व में, मगध की गद्दी पर बैठे थे। ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने पाटलिग्राम की स्थापना करी थी। और जो हर्यक वंश है इसके अंतिम राजा जो थे वो थे उदयन के पुत्र थे नागदशक, जिसका जो मंत्री था नागदशक का मंत्री शिशुनाग। इन्होंने 412 ईसा पूर्व में इसको पद से हटा दिया और जो मगध राज्य था हर्यक वंश को हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना करी मगध राज्य पे। तो सबसे पहले हर्यक वंश में बिंबिसार थे, जिन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया था। और उसके बाद 493 ईसा पूर्व में इनके पुत्र अजातशत्रु ने शासन किया था। फिर इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद इनके पुत्र आए उदयन, इन्होंने 461 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे और फिर इन्होंने शासन किया था। इस हर्यक वंश में जो है, इसमें जो इसे पितृहंता भी कहते हैं इस वंश को, क्योंकि इसमें सबने अपने पुत्र ने अपने पिता की हत्या करके शासन किया, तो इसलिए इसको पितृहंता भी कहते हैं। अब पढ़ते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश है, इसके संस्थापक जो थे वो शिशुनाग थे। इनका उत्तराधिकार, इनकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र पहले थी हर्यक वंश में, अब जो थी इनकी राजधानी ये वैशाली ले गए थे। और जो इनका उत्तराधिकारी था कालाशोक, ये वापस से पाटलिपुत्र में ही वापस अपनी ये राजधानी लेके गया था। और इस वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। इसके बारे में इतनी ही जानकारी है जो कि मैंने इसमें कवर कर लिया। और नंद वंश है, जिसके संस्थापक थे महापद्मनंद, और इनके इस वंश के अंतिम राजा जो थे वो घनानंद थे। ये सिकंदर के समकालीन थे और इनके चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके साथ युद्ध किया था और ये युद्ध में पराजित हो गए, और जो मगध राज्य है उस पर मौर्य वंश की नींव डाली गई। तो पहले सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं। सिकंदर कौन थे? सिकंदर, जिनका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता फिलिप थे, और जो सिकंदर थे वो अरस्तु के शिष्य थे। इन्होंने भारत विजय का अभियान स्टार्ट किया था 326 ईसा पूर्व में। ये हमारे भारत में 325 ईसा पूर्व में आए थे, और इन्होंने भारत विजय स्टार्ट किया था कि अब
ये भारत को विजय करेंगे, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा एरिया तक राज हो चुका था। अब ये इनकी नज़र भारत पर थी, तो ये इन्होंने भारत विजय का जो अभियान है वो स्टार्ट किया था 326 ईसा पूर्व में। इनका जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था, और पंजाब के शासक पोरस के साथ इन्होंने युद्ध किया था। हाइडेस्पीच के युद्ध में इसका वर्णन मिलता है, झेलम का युद्ध भी कहते हैं इसे। और ये स्थल मार्ग के द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गए थे, और लौटने के बाद इनकी जो 325 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई थी। कहा जाता है कि ये जो सिकंदर थे, इनके कोई बीमारी थी इनको, इस वजह से इनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। इनका प्रिय घोड़ा था बहुकेफला, और झेलम नदी के तट पर इसी नाम से एक नगर भी बसाया गया। अब आता है मौर्य साम्राज्य। सिकंदर के बारे में हमें जानकारी मिल गई। अब जो घनानंद थे उसको हराकर, उसको युद्ध में पराजित करके अब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी मगध राज्य पर। तो इसके मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हें सेंड्रोकोटस भी कहा गया। इनका जन्म जो है 345 ईसा पूर्व में हुआ था, और घनानंद को हराने में इसके चंद्रगुप्त मौर्य की मदद चाणक्य ने की थी, जिनका नाम अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। और ये जो चाणक्य थे यही बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके प्रधानमंत्री बने थे। और जो चाणक्य है इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसके अंदर राजनीति के बारे में व्याख्या है, उल्लेख मिलता है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। ये जैन धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने जो जैन धर्म है उनकी दीक्षा जो है वो गुरु भद्रबाहु से ली थी, और अंतिम समय इन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में बिताए। इनकी कहा जाता है कि इनकी मृत्यु जो है वो उपवास के कारण हुई थी। 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। और सेल्यूकस निकेटर था, जिनसे 305 ईसा पूर्व में इनके सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था, और ये 305 ईसा पूर्व में इनको हरा दिया गया था। फिर उसके बाद संधि शर्तों के अनुसार इनको 4 प्रांत दिए गए थे चंद्रगुप्त को, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, और इनकी पुत्री कार्नेलिया की शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और प्लूटार्क के अनुसार कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त है उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। और जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज इंडिका, जिसने पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य युग के समाज का वर्णन मिलता है, वो ये भी चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके पुत्र आते हैं बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। ये इनको अमित्र घात भी कहा जाता है, जिसका मतलब है शत्रु विनाशक। और ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय है जिसकी स्थापना जो है मखलीमुत्र गोसाल ने की है। और डाइमेक्स थे जो सीरिया नरेश आंतियोकस का राजदूत था। ये बिंदुसार के दरबार में आया था, और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोहों का वर्णन मिलता है, जिसको इस विद्रोह को दबाने के लिए जो बिंदुसार थे इन्होंने पहले सुशीम को भेजा इस विद्रोह को दबाने के लिए, और बाद में अशोक को भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार जो बिंदुसार थे उन्हें तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा है बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। और बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी, जिसमें जो प्रधान होता था वो खल्लाटक था। अब आता है बिंदुसार का पुत्र आता है अशोक, जो कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अशोक 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी था, और इनके इतिहास की जानकारी अभिलेखों में मिलती है। जो पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख और तीसरा गुहालेख। मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के रूप चरित्र का उल्लेख मिलता है। पुराणों से हमें अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। कलिंग युद्ध का उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलिंग युद्ध जो हुआ था उसके बाद से जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि कलिंग युद्ध में बहुत हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। खून वून सब ऐसे ही लोग पड़े हुए थे ज़मीन पर, जिसको देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने लड़ाई झगड़े से दूर चले गए हैं, जो कि 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। अशोक को बौद्ध धर्म की जो दीक्षा थी वो बौद्ध भिक्षु ने दी थी, जिसका नाम था उपगुप्त।
अरोरा अभिलेख से अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी था उसका उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की यात्रा करी थी और 20वें वर्ष इन्होंने लुम्बिनी की यात्रा करी थी। क्योंकि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे तो इन्होंने बुद्ध से रिलेटेड ही यात्रा की। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, कर्ज, चौपार, सुदामा और तथा विश्व झोपड़ी। और 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख दिया गया है मिलता है। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। शिलालेख प्रचलन जो है, अशोक ने सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन किया था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिला। खरोष्टी लिपि का अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मंचसेहरा पाकिस्तान से मिला था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जाता है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख की खोज जो है पात्रेटी फैनथेलर ने की थी 1750 ईस्वी में। इसकी संख्या 14 बताई गई थी है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली थी? जेम्स प्रीसेप 1837 ईस्वी में। स्तंभलेख जो है इसकी संख्या 7 है। इसको केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है ये, और ये 6 अलग अलग स्थानों पे मिली। पहली प्रयाग स्तंभलेख, इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। ये पहले कौशाम्बी में थी और फिर बाद में अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख मेरठ से दिल्ली लाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। रामपुरवा स्तंभलेख जो है ये चंपारण के बिहार में स्थित है। इसकी खोज कार्लाइल ने 1872 ईस्वी में की थी। लौरिया अरिराज जो है स्तंभलेख है वो चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ नंदनगढ़ स्तंभलेख चंपारण के बिहार में है। इसमें मोर का चित्र मिलता है। सबसे छोटा स्तंभलेख जो है वो रुम्मी देई है। अब मगध राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी? मगध राज्य में जो मुख्यमंत्री और पुरोहित थे उनकी नियुक्ति जो थी वो उनके चरित्र को, उस समय उनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहते थे। और जो सम्राट थे उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसके अंदर मंत्री परिषद के अंदर लोगों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अशोक के समय में जो प्रांत थे उनकी संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहते थे और प्रांत के प्रशासक को कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहते थे। प्रांतों का विभाजन जो है उनके विषय में किया गया। विषय नाम से विभाजन होता था इनका, और विषय के ये जो विषय था वो विषपति के अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के जो मुखिया होते थे वो ग्रामी कहलाते थे। और प्रशासकों में सबसे छोटा गोप होता था जो कि 10 गांवों का शासन संभालते थे। बिक्री कर था उस समय, मूल्य का 10वां भाग वसूलते थे लोग। जस्टिन के अनुसार कहा गया जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनकी सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी व 8,000 रथ थे। और चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से पूरे भारत को रौंद दिया था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले को नायक कहा जाता था और सेना के विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी उसमें 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। गुप्तचर को घुड़ पुरुष कहते थे और ये एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहते थे, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले को संचार कहते थे। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहते थे और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदैव मात्रक कहा जाता था। अनाज को मापने के लिए द्रोण का प्रयोग किया जाता था मौर्य काल में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था, जिसमें कहा तो दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। मौर्य शासन जो है ये 137 वर्षों तक रहा। भगवत पुराण के अनुसार कहा जाता है कि मौर्य वंश में 10 राजा हुए। वायु पुराण के अनुसार कहा जाता है कि मौर्य वंश में 9 राजा हुए। और इनके जो मौर्य साम्राज्य था, मगध राज्य था, इसमें जो अंतिम शासक थे वो बृहदत्त थे, जिनकी हत्या जो है इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी 185 ईसा पूर्व में। और उसके बाद इनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। तो ये था मगध राज्य का उत्कर्ष, जिसमें
अलग अलग शासकों ने शासन किया, और इसके बाद हम शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए।